वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं उदय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम भौतिकी की शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर है क्वांटम भौतिकी का विकास, इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1900 से पहले भौतिकी का जो भी नॉलेज था, जो भी ज्ञान था, उसे चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता था। और स्थिति ये थी, वैज्ञानिक ये मानने लगे थे कि भौतिकी में जो इवोल्यूशन होना था वो हो चुका है, यानी हमने करीब करीब इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के 2 दशकों में, और हम कहें तो पहले 25 साल में, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। ऐसे कुछ प्रयोगों में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा आदि कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने वैज्ञानिकों को एक नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य किया। यहाँ मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1900 से पहले फिजिक्स में हमारे पास जो बेसिक नॉलेज था और सारी चीज़ों को जिससे हम डील करते थे वो था न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और ये न्यूटोनियन फिजिक्स हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में यानी स्थूल जगत में एकदम फिट बैठती है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हमारी जो मैक्रोस्कोपिक खगोलीय पिंडों की गति और सामान्य जीवन में हमें जिन भौतिकी समस्याओं से पाला पड़ता है, जहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती और जहाँ कणों का या पिंडों का आकार बहुत छोटा नहीं होता, वहाँ न्यूटोनियन फिजिक्स के साथ कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या 2 जगह आती है। जब वेग, स्पीड काफ़ी अधिक होती है, यानी हम प्रकाश के वेग के आसपास जाने लगते हैं, तो न्यूटोनियन फिजिक्स उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती। दूसरी समस्या आती है स्केल ऑफ मास पर। यदि हम एटॉमिक साइज में जाएं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, परमाणुीय आकार तक जाएं, उसके बाद न्यूटोनियन फिजिक्स के साथ गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसी ही कुछ समस्याओं का सामना किया, और सबसे पहली जो समस्या इसमें थी, 19वीं सदी के अंत में जाते जाते ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने में क्लासिकल फिजिक्स के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं था कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास नहीं किया गया। उस समय के ज्ञात तथ्यों के द्वारा, उस समय की उपलब्ध एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज के द्वारा वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास किए, लेकिन फिर भी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा थे
उनको वेरिफिकेशन में, उनको पूर्णतया समझने में हमारी क्लासिकल फिजिक्स उपयुक्त साबित नहीं हुई और उनकी सही व्याख्या नहीं हो पाई। यहाँ से क्वांटम फिजिक्स का उद्भव हुआ, क्वांटम फिजिक्स का इवोल्यूशन हुआ। यदि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सन 1900 में मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया और पहली बार उन्होंने ये कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण डिस्क्रीट है, यानी सतत नहीं होता, यानी कुछ फिक्स वैल्यू होती हैं जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है और एक न्यूनतम मान होता है जिसके गुणज के रूप में ही ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। इसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं और यहाँ से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत मानी जा सकती है। अब हम हमारी पहली समस्या पे आते हैं, कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम। इसे समझने से पहले हम ये जान लें कि कृष्णिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, और उससे भी पहले हम थोड़ा ये जान लें कि थर्मल रेडिएशन क्या होते हैं। यहाँ विकिरण की बात है तो रेडिएशन यानी थर्मल रेडिएशन की बात हम करें, प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी वस्तु किसी भी ताप पर तापीय विकिरण यानी ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। इन्हें थर्मल रेडिएशन कहते हैं। इनकी जो रेंज है वो सामान्यतः इंफ्रारेड रीजन में होती है और कुछ कुछ विजिबल रीजन में भी। किसी भी ताप पर जब वस्तु अपने परिवेश में रखी हुई होती है तो वह विकिरण उत्सर्जित करती है और साथ ही साथ विकिरणों का अवशोषण भी करती है। यदि वस्तु का ताप परिवेश से ज़्यादा है तो वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा ज़्यादा होती है और अवशोषित विकिरण की मात्रा कम होती है। क्योंकि विकिरण ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा सीधे टेम्परेचर से संबंधित है, तो समय के साथ वस्तु का ताप धीरे धीरे कम होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु का ताप परिवेश के ताप के बराबर हो जाता है। इसे हम तापीय साम्यावस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब कृष्णिका की यदि हम बात करें, ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो यह एक आदर्श अवशोषक भौतिक पिंड होता है, अर्थात यह अपनी सतह पर आपतित समस्त विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। विकिरणों का परावर्तन और पारगमन शून्य होता है तथा अवशोषण गुणांक इकाई होता है। यहाँ अवशोषण गुणांक की हम बात करें तो अवशोषण गुणांक का मतलब क्या है? अवशोषण गुणांक एक रेशियो है आपतित विकिरण ऊर्जा डिवाइडेड बाई अवशोषित विकिरण ऊर्जा डिवाइडेड बाई आपतित विकिरण ऊर्जा। यानी कोई वस्तु अपने ऊपर आपतित विकिरण ऊर्जा का कितना भाग अवशोषित करती है उसे उसका अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो कृष्णिका वो वस्तु है जिसका अवशोषण गुणांक इकाई होता है, यानी वह अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरणों का पूर्णतया अवशोषण कर लेती है। लेकिन किरचॉफ ने यह बताया कि जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। यानी जो विकिरण अवशोषित करती है, विकिरण ऊर्जा जितने ज़्यादा अवशोषित करती है उसको यदि हम गर्म करें तो वह उतनी ही अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो इस प्रकार ब्लैक बॉडी न केवल आइडियल अवशोषक है बल्कि यह एक उत्तम उत्सर्जक भी है और इसकी उत्सर्जक क्षमता भी इकाई होती है। उत्सर्जक क्षमता की हम बात करें तो यह भी एक रेशियो होता है और इसको हम किसी ताप पर, किसी ताप T स्पेशल ताप पर
पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक तरंगदैर्ध्य परास के द्वारा परिभाषित करते हैं कि किसी तरंगदैर्ध्य परास में किसी निश्चित ताप पर वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा और डिवाइडेड बाय उसी ताप पर उसी तरंगदैर्ध्य परास में कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। तो ब्लैक बॉडी के लिए इसका मान 1 होता है, यानी ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता सर्वाधिक होती है, सबसे अच्छा यह उत्सर्जक होता है। ये एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट बात हुई। अब हम देखें कि वास्तव में डेली लाइफ में या वास्तविकता में किस तरह से ब्लैक बॉडी को बनाया जा सकता है, किस तरह से इसे फॉर्मेट किया जा सकता है। वो कुछ इस तरह से है, इसकी बनावट देखिए। इसके लिए एक ऐसा पिंड जिसके भीतर एक कोटर हो यानी एक कैविटी हो और वह बाह्य परिवेश से एक सूक्ष्म छिद्र से जुड़ा हो, तो इस छिद्र से आपतित विकिरण कोटर के भीतर बहुपरावर्तन के द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। और यही तो हमारी ब्लैक बॉडी होती है, यानी उसके ऊपर आपतित विकिरण पूर्णतः अवशोषित हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह की एक कैविटी है, इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र में से जैसे ही कोई विकिरण आपतित होता है, अंदर पहुंचता है, तो ये बार बार, इसकी बनावट इस तरह की होती है कि ये बाहर नहीं निकल पाता, अंदर बार बार ये परावर्तित होता है। जहाँ से भी परावर्तित होता है वहाँ इसका कुछ न कुछ अवशोषण होता है और इस प्रकार बहुपरावर्तन के द्वारा अंत में ये पूर्णतया अवशोषित हो जाता है, यानी इसके ऊपर आपतित विकिरण कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि कोटर की दीवारों को एक समान रूप से ताप T पे गर्म करें, अब देखो इसकी विपरीत प्रक्रिया हम देखें, यानी हम यदि ब्लैक बॉडी को गर्म करें एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जो अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो इसकी दीवारों के जो परमाणु हैं उन सबसे विकिरण उत्सर्जित होते हैं और चूंकि छिद्र बहुत महीन होता है तो बाहर निकलने वाले विकिरण की मात्रा काफ़ी कम होती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके अंदर पूरी कैविटी विकिरणों से भर जाती है और एक साम्यावस्था स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि ताप फिक्स है तो ये पूरी कैविटी एक खास विकिरण से भर जाती है। जब इस विकिरण का कुछ हिस्सा इस छोटे छिद्र से बाहर निकलता है तो इस प्रकार प्राप्त विकिरण को हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और यदि इस विकिरण का हम अध्ययन करें और एक ग्राफ प्लॉट करें आवर्तीय तरंगदैर्ध्य के साथ, तो इस ग्राफ को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये हमारी ब्लैक बॉडी होती है। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं बात को कि ब्लैक बॉडी क्या है, कृष्णिका क्या है। एक ऐसा पिंड होता है जिसके अंदर कैविटी होती है और बहुत सूक्ष्म छिद्र होता है। जब हम उसके अंदर कोई विकिरण प्रवेशित करवाते हैं तो वह बार बार परावर्तन और आंशिक अवशोषण के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित उसमें हो जाता है। जब इस कैविटी को गर्म किया जाता है किसी खास टेम्परेचर पर, तो इसके अंदर इसके सभी परमाणु दीवारें जो हैं वो विकिरण उत्सर्जित करती हैं और कुछ समय के बाद पूरी कैविटी विकिरण से भर जाती है और एक साम्य अवस्था स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब छिद्र से जो विकिरण बाहर निकलता है उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और यदि हम इसका ग्राफ प्राप्त करें आवर्तीय तरंगदैर्ध्य के क्रम में, तो इसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जारी रखेंगे हम इस